हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनवत्स। जैसे मैंने आपसे वायदा किया था, अब बीएससी थर्ड ईयर की वीडियो स्टार्ट करेंगे बेटा। स्टूडेंट्स, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। तो हमें हारना नहीं है, हमें अपनी जीत की तरफ अग्रसर होना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जीत की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो है फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट सेकंड के अंदर आएगा ये, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर। इसकी पहले डेफिनेशंस देखेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, फिर इसके प्रयोग कौन कौन से किए वैज्ञानिकों ने। तो डेफिनेशंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट लाइट की उपस्थिति में CO2 और वाटर की सहायता से फूड बनाते हैं। ये हम लोगों ने 10th 11th 12th में ही पढ़ा हुआ है। जितने भी ग्रीन प्लांट है वो लाइट की प्रेजेंस में CO2 का और वाटर का यूज़ करके अपना फूड बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरी डेफिनेशन क्या है वैज्ञानिकों ने दी, जब प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तीसरी डेफिनेशन क्या दी वैज्ञानिक ने, ग्रीन प्लांट लाइट की प्रेजेंस में सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। मतलब जो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं पूरे वर्ल्ड में, वो लाइट की प्रेजेंस में सिंपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस साइंटिस्ट ने दी फोटोसिंथेसिस की। अब वैज्ञानिक कहते हैं फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए 4 रॉ मटेरियल दिए उन्होंने। कौन कौन से 4 रॉ मटेरियल हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 CO2, नंबर 2 वाटर, क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट। तो यदि इन चारों में से एक भी एब्सेंट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। कैसे? CO2 एब्सेंट है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। वाटर एब्सेंट है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इट मीन्स CO2, वाटर, क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट ऑल आर एसेंशियल मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सारे के सारे आवश्यक मटेरियल हैं जो आपस में मिक्स होकर आपस में रिएक्शन करके फूड का निर्माण करते हैं। अब अपन हिस्ट्री की बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी इसकी हिस्ट्री बताई, उसको एक एक को पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या इसके अंदर हिस्ट्री आती है। तो सुनते जाएं। नंबर 1 पॉइंट आपका आता है जोसेफ प्रिस्टले बेल जार प्रयोग। मैंने लिख दिया। जोसेफ प्रिस्टले ने बताया क्या, सुनना ध्यान से। 3 बेल जार लिए, इस प्रकार 3 बेल जार लिए। एक बेल जार में तो प्लांट रखा उसने, दूसरे बेल जार में रैट रखा, तीसरे बेल जार में प्लांट और रैट दोनों रखे। जब ये अकेला पड़ा था प्लांट डेड हो गया, रैट अकेला था ये भी डेड हो गया। परंतु जब प्लांट और रैट दोनों एक ही बेल जार में थे तो दोनों के दोनों जीवित रहे। क्यों? क्योंकि रैट द्वारा छोड़ी गई CO2 प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, उसके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन रैट ने ग्रहण कर ली। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया, प्लांट और जो रैट है या ये कह दो एनिमल है, उनमें कहीं ना कहीं यूज़ है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस है। कैसे? जो एनिमल CO2 छोड़ रहे हैं वो CO2 प्लांट ग्रहण कर लेते हैं, वहाँ से प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा और ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का निर्माण कर देगा, वो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे इम्पोर्टेंट बेल जार प्रयोग दिया था। अब इंडियन हाउस ने भी एक प्रयोग किया 1779 में। वो कहता है लाइट आवश्यक है। कैसे? उसने 2 प्रयोग लिए, 2 प्रयोग किए। दोनों प्रयोगों में क्या किया, एक तो प्लांट को पूरी तरह लाइट में रख दिया, एक प्लांट को पूरी तरह डार्क में रख दिया। जो प्लांट पूरा डार्क में था उसको लाइट मिली ही नहीं, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हुई, वो धीरे 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 डैमेज हो गया।
परंतु जो प्लांट लाइट में पड़ा था उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रही और वो जीवित रहा। इसलिए इंजन हाउस ने क्या कंफर्म कर दिया, लाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये थ्योरी लिखना। फिर निकल्सन डी सायरे ने जल आवश्यक होता है इसके बारे में बताया। इसने क्या बताया, प्लांट को अगर जल देंगे तो वही जल फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो इसने बता दिया निकल्सन डी सायरे ने 1802 के अंदर, 1802 में जल प्लांट के लिए आवश्यक होता है, ये भी क्लियर हो गया। रॉबर्ट हिल ने 1935 में क्या बताया, क्लोरोफिल प्लांट के लिए आवश्यक होता है, ये भी क्लियर हो गया रॉबर्ट हिल का पॉइंट, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के लिए आवश्यक है। अब रूबेन एंड कॉमेन ने 1941 के अंदर बताया वाटर जो है उसी द्वारा O2 निकलती है। क्योंकि अपन अगर एक पॉइंट्स बताऊं मैं आपको, इसकी रिएक्शन अगर करें अपन किसकी, फोटोसिंथेसिस की, तो क्या रिएक्शन होती है, CO2 प्लस वाटर इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। मतलब अब बेटा ध्यान से सुनना, ये O2 इस CO2 में भी पड़ी है, यही O2 इसमें वाटर में भी पड़ी है। तो रूबेन और कॉमेन ने बताया जो वाटर की जो ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन निकलती है, ना कि CO2 वाली। कैसे, उसने एक एग्जांपल दिया, बहुत ध्यान से सुनना, प्रयोग किया। उसने सबसे पहले अपने लेबॉर्ट्री के अंदर ऑक्सीजन के समस्थानिक देकर, ऑक्सीजन के आइसोटोप देकर खुद का जल तैयार किया और पता लगा लिया भी इसके जल में जो ऑक्सीजन है वो एक स्पेशल प्रकार के आइसोटोप वाली है, एक समस्थानिक वाली है। उस जल को उसने प्लांट को दे दिया। प्लांट को जब दे दिया तो उसने जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन निकली, उस ऑक्सीजन को कवर किया या उस ऑक्सीजन को इकट्ठा किया और उसकी स्टडी की, तो देखा उसमें वही समस्थानिक थे, तत्व थे या वही आइसोटोप थे जो वाटर में पड़े थे, ना कि CO2 वाले। इससे सिद्ध हो गया भी जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर की ऑक्सीजन है, ना कि CO2 की ऑक्सीजन है। ये उसने रूबेन एंड कॉमेन ने क्लियर कर दिया। अब इमर्सन ने बताया, इमर्सन ने 1950 के अंदर क्या बताया, क्वांटोसोम। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टडी करते हैं तो क्वांटोसोम छोटे छोटे डॉट्स के रूप में पाए जाते हैं ग्रेना के ऊपर। वही क्वांटोसोम लाइट को पैकेट्स के रूप में यूज़ करते हैं, फोटोन के रूप में यूज़ करते हैं। और यहाँ एक पॉइंट दे दिया, जो विबग्योर आपने पढ़ा हुआ है प्लांट के अंदर, उसमें से रेड प्रकाश जो है, लाल प्रकाश, वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे उपयोगी है। इसलिए लिख दिया इमर्शन द्वारा ये क्या सिद्ध कर दिया, जो क्वांटोसोम है, अब और एक्सप्लेन कर दिया, वो लाल प्रकाश को टुकड़ों के रूप में ग्रहण करेगा। इसलिए इस इफेक्ट का नाम क्या दे दिया, रेड ड्रॉप इफेक्ट, या जिसे बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। मतलब विबग्योर में से प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम होते हैं, 7 रंग के स्पेक्ट्रम, उनमें से रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे उपयोगी होती है। ये इमर्सन ने बता दिया हमें 1950 के अंदर। फिर केल्विन साइकिल ने 1975 में, 1975 में C3 साइकिल के बारे में बताया और उसने क्लियर C3 को एक्सप्लेन किया। वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा, केवल आपने सन याद करना है 1975 में। ये तो थे बेटा हिस्ट्री। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग द्वारा ये सिद्ध कर दिया वाटर भी आवश्यक है, लाइट भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर के ऑक्सीजन से निकलती है, ना कि CO2 के ऑक्सीजन से निकलती है। ये सारा एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम आने वाले उपकरण। मतलब जैसे अपन ने पढ़ा था CO2, वाटर, क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट, इनमें से उपकरण जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो हम बात यहाँ करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट,
हालांकि ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ी हुई है पूरी डिटेल साइटोलॉजी में वाले चैप्टर के अंदर, पेपर 3 के अंदर, परंतु फिर भी अपने यहाँ कोर्स में है तो छोटा छोटा पॉइंट बनाना। तो डायग्राम है आपके सामने दिख रहा है आपको, परंतु आपने जो थ्योरी है अपने लेवल पे लिखनी है, सुनते रहना, अपने आप थ्योरी बनती है कि क्या लिखना है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, बाहर आउटर लेयर, डायग्राम देखते हैं ना लिखा हुआ है, अंदर वाली इनर लेयर, और इसके अंदर सिक्कों के ढेर के समान दिख रहा है आपको डायग्राम, सिक्कों के ढेर के समान संरचना पाई जाती है, जिसको सिक्के एक ढेर को कहते हैं ग्रेनम, और एक सिक्के का नाम है या एक कॉइन का नाम वो है ग्रेना। तो ग्रेना ग्रुप ऑफ ग्रेना इज नोन एज ग्रेनम, याद रखना। 2 ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम जो है वो इंटरग्रेनम का है, और इसके ऊपर ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं आपको, एक छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज क्वांटोसोम, जो मैंने आपको भी बताया था क्वांटोसोम इंपॉर्टेंट है। इसी क्वांटोसोम द्वारा लाइट को वो पैकेट के रूप में यूज़ करता है। कौन सी लाइट को? रेड लाइट को, इसलिए यहाँ लिख दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो ये क्वांटोसोम पूरे ग्रेनम और इंटरग्रेनम में पाई जाते हैं, ये याद रखना। बाकी ये बीच में डॉट डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा। इसका लिक्विड पोर्शन होता है जिसमें प्रोटीन, फैट्स, ग्लाइकोजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का ही आरएनए होता है, याद रखना। और ये डॉट डॉट जो देख रहे हो बड़े बड़े, इसको कहते हैं ऑस्मोफिलिक ग्रेन्युल्स। ये ऑस्मोफिलिक ग्रेन्युल्स जो होती है वो एक प्रकार का तेल की बूंदे जिसे हम कहते हैं, ऑयल ड्रॉप्स। इसीलिए आपने देखा होगा कोई सिट्रस प्लांट है, क्योंकि सिट्रस प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ बेटा, उसकी लीफ को अगर हाथ पे रगड़ोगे आप तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इसमें ऑयल आ गया, आपके हाथ में ऑयल लग गया, परंतु वो ऑयल किसका होता है? वो ऑस्मोफिलिक ग्रेन्युल्स का होता है। सो दैट इज़ द क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट, अभी जैसे अपन ने पढ़ा था एक ग्रेनम और इंटरग्रेनम और ग्रेना के बारे में, अब अपन देखेंगे एक ग्रेनम में प्रोटीन, फैट्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनेट का अरेंजमेंट कैसे होता है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, एक एक पॉइंट में पढ़ते रहना। क्या क्या दिख रहा है डायग्राम में? सबसे ऊपर ब्लैक कलर में आपको क्या दिख रहा है? प्रोटीन। एक प्रोटीन की कंटिन्यू लेयर होती है। उसके बाद क्लोरोफिल के हेड और टेल पोर्शन। अगर शुरू से ऊपर से बात करें तो ऊपर हेड की तरफ, नीचे टेल। फिर इस टेल के नीचे वाले सिरे में आपको फॉस्फोलिपिड्स का हेड मिलेगा और नीचे टेल मिलेगा, आपको देख रहे हो। और 2 फॉस्फोलिपिड के बीच में आपको कैरोटीनॉइड मिल रहा है। ये अरेंजमेंट क्लियर। फिर एक जब एक पट्टी क्लियर हो जाती है, फिर इसके नीचे की तरफ एक अरेंजमेंट आएगा वो अगेन प्रोटीन का। फिर ये 2 प्रोटीन इकट्ठे हो जाएंगे। अगेन जब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, डायग्राम आपके सामने है, मैं बार बार याद करा रहा हूँ। जैसे आपने देखा था ऊपर क्लोरोफिल पहले आ रहा है, अब सेकंड पॉइंट में फॉस्फोलिपिड पहले आएगा। फॉस्फोलिपिड का भी कौन सा पार्ट? टेल वाला पोर्शन, क्योंकि हेड नीचे चला गया। आप देखें हेड और टेल, इसका क्लोरोफिल का टेल है, फॉस्फोलिपिड का हेड। ये याद रखना है आपको, ये चीज़ें याद रखो। अगर एक का हेड है तो दूसरे का टेल होगा, एक का टेल है तो दूसरे का हेड होगा। किसका? अगर क्लोरोफिल का टेल आ रहा है तो कैरोटीनॉइड का हेड होगा, सॉरी फॉस्फोलिपिड का हेड होगा। और अगर फॉस्फोलिपिड का टेल आ रहा है तो क्लोरोफिल का हेड होगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। अब यहाँ क्लोरोफिल सीधा था, अब दूसरे पॉइंट में उल्टा हो गया, टेल ऊपर चला गया, हेड इसका नीचे आ गया, जाएगा वो उसके फॉस्फोलिपिड के हेड के अंदर ही, ये याद रखना। फिर अगेन एक नया एक पट्टी बन गई, दैट इज़ नोन एज अगेन प्रोटीन। तो ये 2 का हो गया। तीसरी बार में फिर वही क्लोरोफिल स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका अरेंजमेंट ग्रेनम के अंदर प्रोटीन, फैट मतलब फॉस्फोलिपिड, फैट्स, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड का अरेंजमेंट आपको शो करना है। तो बस आपको बेटा डायग्राम याद करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो एज इट इज़ खुद की थ्योरी लिख के आप अपनी थ्योरी बना सकते हैं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। आपके पॉइंट क्लियर है? एक टेनिस के रैकेट के समान। ये सारी चीज़ें आपने +2 में या सेकेंड ईयर में, +2 भी बहुत दूर चला गया, सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। वैसे अगर पहले लिखना हो इसकी थ्योरी भी तो आप लिखेंगे इसके अंदर, जो क्लोरोफिल है वो मेनली टेनिस के रैकेट के समान दिखाई देता है, ठीक है। टेनिस के रैकेट के समान, मतलब जैसे एक ऊपर आप देख रहे हो हेड, ये उसका रैकेट होगा, उसका ये बल्ला हो गया, नीचे टेल पोर्शन जो उसका डंडा हो गया, ये याद रखना है आपने। टेनिस के रैकेट के समान आपको बताना है इसके अंदर। अब इसमें लिखना क्या है?
पोरफायरिन जो हेड होता है वो पोरफायरिन का बना होता है, जिसमें पाइरोल की, सुनना नाम याद रखना, थ्योरी में लिखा है वही थ्योरी इसकी पूरी चाहिए। तो सेम पॉइंट मैं बार बार याद कराता हूँ बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम लिंक को अपने क्लिक करना, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बेटा समय कम है, मैं आपको साथ के साथ नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसके सारे नोट्स आपको आपके वहाँ ग्रुप के अंदर मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखिए 4 पाइरोल रिंग हम आपके सामने CH और बीच में मैग्नीशियम आयन के साथ जुड़े होते हैं सारे के सारे। और फाइटोल टेल होता है, और फाइटोल टेल में क्या कंडीशन है, सिंपल एक कलरलेस पोर्शन होता है फाइटोल टेल का, ये याद रखना। अब इसमें एक पॉइंट है, जो क्लोरोफिल ए है उसके तीसरे कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा होता है और बी के तीसरे कार्बन पर CHO ग्रुप लगा होता है। नहीं समझ आया तो मैं लिख देता हूँ, जो क्लोरोफिल ए है उसके तीसरे कार्बन पे तो CH3 ग्रुप है और बी के तीसरे कार्बन पर CHO ग्रुप है। ये आपको याद करना है क्लोरोफिल ए में और क्लोरोफिल बी, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम। सो दैट इज़ द मेन अपरेटस हमारा है, वो है क्लोरोफिल। हालांकि बेटा एक रनिंग फॉर्म में आपको याद करवा दिया, ये सेकेंडरी में आपने सारा का सारा पढ़ा हुआ है। अब टॉपिक आता है मेन पॉइंट, फोटोसिंथेसिस में CO2 का समावेश। इस टॉपिक के अंदर ये बताया था, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए भी CO2 फोटोसिंथेसिस में गैस फॉर्म में यूज़ होता है या लिक्विड फॉर्म में यूज़ होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है, CO2 वातावरण में पड़ी है तो सीधा प्लांट में एंटर करेगी, गैसीय फॉर्म में काम करेगी। नहीं, सॉरी, अब आपको पता लग जाएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दी इसके अंदर। फोटोसिंथेसिस में CO2 का समावेश में क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है आपने, वायुमंडल में, ये देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करते आओ। वायुमंडल में 0.03% CO2 प्रेजेंट होती है। ओके, अब ये क्या करेगी, ये CO2 जल में घुलकर, देखो एक एक चीज़ क्लियर है, जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। मतलब जब ये CO2 गैसीय फॉर्म में होती है, वाटर में एंटर करेगी और कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देगी। अब ये कार्बनिक अम्ल तनु विलयन बनकर डाइल्यूट सोल्यूशन, तनु विलयन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बनकर सेल में प्रवेश कर जाता है। किसके माध्यम से, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से एंटर कर जाएगा। इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे सिद्ध होता है कि CO2 प्रकाश संश्लेषण के समय गैसीय अवस्था में नहीं होता, क्योंकि ये जो कार्बनिक अम्ल बना है बेटा, यही लिक्विड के रूप में सक्रिय होकर भाग लेता है किसमें, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, जो मैं बार बार आपको क्रिया याद दिलवाता हूँ। फिर ये रिएक्शन लिख दिया, CO2 प्लस वाटर प्लस इजिकल टू C6H12O6 और O2, और ये आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसका बैलेंस कर लेना। ये एक रिएक्शन है, मतलब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यूज होती है वो गैसीय फॉर्म में यूज ना होकर वो लिक्विड फॉर्म में यूज होती है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और कौन सा एसिड बनाएगा, कार्बनिक एसिड बनता है, ये याद रखना। वो एसिड यूज करके फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत, मतलब PS का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है। जैसे मैंने एक पॉइंट लिख दिया, फिर इसको मैं अपनी पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सुनना। ये कहता है लाइट एनर्जी कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ लाइट और क्लोरोप्लास्ट। कैसे, इसके अंदर अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं, क्या मानते हैं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसके लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है और लाइट की आवश्यकता होती है। ओके, समझ गई, बिल्कुल सही है। अब आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं, सूर्य के पिंड में, सुनना बेटा बड़े ध्यान से, सूर्य के पिंड में, यही आपकी थ्योरी बन जाएगी आपकी, सूर्य के पिंड में कई लाखों टन ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं अपन। जैसे जैसे ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है तो उसमें कई परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती जाती है उसमें कई परिवर्तन आ जाते हैं,
और जो विकिरण पृथ्वी पर पहुंचती है, लिख दिया मैंने यहाँ, जो विकिरण पृथ्वी पर पहुंचती है उसमें स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाता है। और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पेक्ट्रम बैंगनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल व जामुनी, डिफरेंट कलर के जामुनी कलर के रंग होते हैं। इनमें से लिख दिया वैज्ञानिकों ने आगे क्लियर, बैंगनी व लाल प्लांट के लिए सबसे आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है। अब और ज़्यादा डिस्कवरी हुई तो मॉडर्न साइंटिस्ट क्या कहते हैं, नहीं, बैंगनी की ज़्यादा लाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाल को और इम्पोर्टेंट बता दिया। बात को समझ रहे ना, मतलब स्पेक्ट्रम में बैंगनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल, जामुनी, ये सारे के सारे कलर होते हैं। इनमें से वैज्ञानिकों ने माना बैंगनी और लाल रंग इंपॉर्टेंट है, परंतु मॉडर्न वैज्ञानिकों के द्वारा क्या माना, लाल रंग इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, याद रखना। अब जब क्लियर हो गया लाल रंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब क्या कहते हैं वैज्ञानिक, प्रकाश ऊर्जा की एक विशेष तरंग लंबाई भी होती है। ओके, ये भी ठीक है, भी प्रकाश ऊर्जा है उसकी एक विशेष तरंग लंबाई होती है, बिल्कुल सही है, और इसमें विशेष गति होती है। अब ये पॉइंट गति होती है तो प्रकाश की ऊर्जा का उत्सर्जन और शोषण, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, एक साथ नहीं आएगा, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। इन पैकेट का क्या नाम दे दिया, क्वांटा। याद रखना, जो क्वांटोसोम है, जो मैंने आपको पहले बताया था अभी, क्वांटोसोम लाइट को, प्रकाश को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में लेता है। ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, इस ऊर्जा के पैकेट्स को क्वांटा कहते हैं। इसको निकालने का सूत्र क्या, E बराबर H न्यू। E बराबर क्वांटम ऊर्जा, ये फार्मूला याद रखना, H बराबर प्लांक नियतांक और न्यू बराबर विकिरण आवृत्ति। यदि आपके पास प्लांक नियतांक आ गया, विकिरण आवृत्ति आ गया, तो हम उसकी क्वांटम ऊर्जा आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत कौन है, लाइट, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें। अब आएगा प्रकाश व उसका अवशोषण। इसको भी वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट द्वारा क्लियर कर दिया। डायग्राम आपके सामने है। वो कहता है, यदि एक सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म में से निकालें तो उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं, जिसे बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR, +1 +2 लेवल तक पढ़ा हुआ है। V वॉयलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड। सब पता है आपको, रिपीट करो, विबग्योर, V वॉयलेट, रट्टा नहीं मारना, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड। ये अलग अलग कलर होते हैं, बिल्कुल सही है, वही पॉइंट। अब जिसमें लिख दिया बैंगनी के बाद जो अलग से रंग होता है वो परा बैंगनी क्षेत्र दिखाई देता है, जो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसके अकॉर्डिंग भी लिख दिया। इसमें जो रेड कलर है, आर लॉस वाला रेड कलर, वो सबसे बेस्ट तरंग दैर्ध्य होती है, जो प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए लिख दिया लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम। वी मैंने वॉयलेट और आर मैंने रेड। इस पॉइंट को याद रखना, आर मैंने रेड है तो आर की तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, ये लास्ट में आ रहा है ना, इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, और वी वॉयलेट, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। इसलिए वी से जब आर की तरफ मूवमेंट होता है तो आर वाला जो है लाइट सबसे इम्पोर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ, ऑस्मोपॉलिटिन है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और ज़्यादा बात करो तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ लिख दिया क्लोरोफिल ए क्या करता है, क्लोरोफिल ए 660 से लेकर 410 म्यूएम तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने में हेल्प करता है, जबकि क्लोरोफिल बी 642 से लेकर 700 म्यूएम तरंग दैर्ध्य तक अवशोषित करने में हेल्प करता है। ये तो इसने बता दिया प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश जिसमें विबग्योर बनता है उसमें से अवशोषण बता दिया।
वायलेट, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, रट्टा नहीं मारना। वायलेट सबसे कम तरंग दैर्ध्य, आर सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य। आर मैंने रेड, वी मैंने वायलेट। तो वायलेट की कम तरंग दैर्ध्य होती है, आर की रेड की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसलिए तरंग दैर्ध्य ज़्यादा जो होती है वो प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसमें आगे लिख दिया तरंग दैर्ध्य का इतना ही लिखना है, क्लोरोफिल ए 660 से 410 म्यूएम तक और क्लोरोफिल बी 642 से 700 म्यूएम तक याद करना है। अब आता है पिगमेंट सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रट्टा नहीं मारना। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। बुक्स में देखेंगे ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रहेगा, बहुत ईजी दे दिया मैंने आपको। वो कहता है पीएस सिस्टम या फोटो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं प्लांट में, इसी से डिपेंड करता है हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। कौन कौन सा, नाम क्या देखो, वर्णक तंत्र फर्स्ट, पीएस फर्स्ट, पी 700। दूसरा पॉइंट क्या है, वर्णन तंत्र सेकंड, पीएस सेकंड, पी 680। अब पीएस फर्स्ट में क्या याद करना है, इसमें 700 म्यूएम या इससे अधिक, रिपीट कर रहा हूँ 700 म्यूएम या इससे अधिक, नीचे नहीं होगा भैया, इससे अधिक तरंग दैर्ध्य अवशोषित होती है। हो गया याद। जब 700 है तो इसका नाम भी दे दिया P700। और क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा मुख्य है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हो गया याद। पीएस सेकंड में क्या होगा, 680 या इससे कम, अधिक नहीं, इसमें तो अधिक बोला ना, 680 इससे कम तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा पीएस सेकंड। मुख्य पिगमेंट कौन सा है, पीआईजी शॉर्ट में लिखा है, क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स, इसमें बी नहीं है, क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स है ये। और इसमें 680 बी कहते हैं, क्यों, क्योंकि 680 म्यूएम है। जैसे इसमें 700 म्यूएम इंपॉर्टेंट है, इसलिए P700 कह दिया, तो इसमें कह दिया 680 से कम, 680 तो करेगा या उससे कम वाली, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया P680। तो कॉमन वे में याद रखना बेटा, पीएस फर्स्ट या P700 कहते हैं, पीएस सेकंड या P680 कहते हैं। ये बहुत काम आएगा आगे जब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, ये नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप बोर हो जाएंगे। अभी तक आपको मैंने इस वीडियो के अंदर केवल इसको एक कंपाइल कर दिया प्रोग्राम को, प्रकाश संश्लेषण क्या है, कौन कौन से पिगमेंट काम आते हैं, एनर्जी कैसे होती है, कौन सा ऑपरेटर्स है, CO2 का क्या रूल है, तो सारी चीज़ें इसमें आ गई। नेक्स्ट वीडियो में केवल मैं आपको क्रियाविधि बताऊंगा, इसमें C3 और C4 साइकिल कैसे होते हैं। सेम पॉइंट बेटा, परीक्षा आने वाली है आपकी, अब कंफर्म हो गया है, इसकी आपकी जो BSc थर्ड ईयर की परीक्षा है, एग्ज़ाम है, वो 101% जुलाई के एंड में या फर्स्ट वीक में आएंगे आपके। इसलिए आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए इसके, सेम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, उस टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करना है, तुरंत आपको मेरे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ आपको फुल नोट्स मिलेंगे। आज ही रात को मैं उसको अपलोड कर दूंगा नोट्सों को, आप वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं और साथ में वीडियो देखें, विद इन सेकेंड आपको याद होता रहेगा, विद इन सेकेंड। सेम पॉइंट, अगर आपने अभी चैनल को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जितनी मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो दे रहा हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये वीडियो देखते ही बेटा मैं 100% कह सकता हूँ 80% आपका तैयार हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।